हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक के मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। और यह जो टॉपिक है पिछले कुछ दिनों से काफ़ी महत्वपूर्ण है और 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है, क्योंकि विगत आप कुछ महीनों से देखेंगे तो यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है और भारतीय राजनीति का एक प्रकार से केंद्र बिंदु बना हुआ है। तो इंडियन पॉलिटी के साथ साथ करेंट अफेयर का जो सेक्शन है वहां पर भी इससे संबंधित सवाल पूछा जा सकता है, तो आपको प्रिपेयर रहना होगा। तो टॉपिक है आज का परिसीमन आयोग। ठीक है, अगर आप लोग न्यूज़पेपर और न्यूज से अगर आप लोग अपडेट रहते हैं तो परिसीमन को लेकर तमिलनाडु, केरल और जो दक्षिणी भारतीय राज्य हैं उनके द्वारा जो विरोध किया जा रहा है इससे आप लोग जरूर अवगत होंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एक मॉडल आंसर फ्रेमिंग के रूप में इसे हम लोग डिस्कस करेंगे और इस संदर्भ में आपको इसे कंप्लीट करना है कि या तो पॉलिटी सवाल इससे पूछा जा सकता है या फिर करंट अफेयर में, तो दोनों के लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को जरूर ज्वाइन करें। अब आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं और प्रश्न को देखने के बाद हम लोग फ्रेमिंग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। हाल के दिनों में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का कुछ राज्यों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। उन राज्यों की परिसीमन को लेकर आशंकाओं पर प्रकाश डालते हुए भारतीय राजनीति पर इसके प्रभाव को लिखें। ठीक है, प्रश्न सिंपल है कि पिछले कुछ महीनों से परिसीमन को लेकर कुछ राज्यों के द्वारा जबरदस्त तरीके से विरोध दर्ज किया जा रहा है। तो आखिर विरोध के वजह क्या क्या हैं? जो परिसीमन को लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, तो विरोध की आशंका का मूल आधार क्या क्या है, किन बिंदुओं के आधार पर विरोध किया जा रहा है और इसका भारतीय राजनीति पर, जो परिसीमन है उसका भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो प्रश्न सिंपल है, तो इसे हम लोग फ्रेमिंग में डिस्कस करते हैं। अगर एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा भी जाएगा तो इसी के इर्द गिर्द पूछा जाएगा, क्योंकि अभी जो विरोध चल रहा है तो परिसीमन को लेकर मेन आशंका, मूल वजह अगर आप लोग जान लेंगे तो परीक्षा में किसी प्रकार का सवाल आएगा तो आप वहां पर लिखने की स्थिति में जरूर होंगे। ठीक है, तो आइए मॉडल आंसर डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। लोकसभा एवं विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन का प्रावधान किया गया है। और आप सभी जानते हैं कि भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना आयोजित की जाती है, जनगणना होती है और जनगणना के बाद जो नई आबादी होती है उसके आधार पर सीटों का परिसीमन किया जाता है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि अमूमन 2011 ईस्वी के बाद 2021 में जनगणना होना चाहिए था, लेकिन 2021 जो था कोविड का दौर था, तो इस कारण जनगणना नहीं हो पाई। तो सरकार का एजेंडा है कि हम 2026 ईस्वी में जनगणना को कराएंगे और जनगणना कराने के पश्चात 2026 ईस्वी में ही नई जो आबादी होगी उसके आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो महिलाओं का जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, महिलाओं का 33% आरक्षण, तो उसे भी 2026 की जनगणना के बाद जो अगली लोकसभा चुनाव होगी तो उस समय से उसे लागू किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो परिसीमन का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक जनगणना के पश्चात 2026 ईस्वी में जनगणना के पश्चात निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन भी किए जाने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन 2 सेंटेंस का है और काफ़ी अच्छा एकदम सटीक इंट्रोडक्शन है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर परिसीमन होता क्या है और इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान है क्या। देखिए, अगर इंडियन पॉलिटी में से संबंधित कोई भी सवाल आए तो संवैधानिक प्रावधान आपसे पूछा जाए या ना पूछा जाए, आपको वहां पर जरूर लिखना है। उससे संबंधित संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं, कौन सा शेड्यूल उससे संबंधित है, कौन से पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उससे संबंधित है, कौन सा आर्टिकल उससे संबंधित है, तो इन सभी चीज़ों से आपको अवगत होना होगा। ठीक है, परिसीमन क्या है? तो परिसीमन आबादी में हुए बदलाव के आधार पर संसदीय और विधानसभा की सीटों की संख्या निर्धारित करने की एक प्रक्रिया है। अभी हमने बताया ना कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है और जनगणना के बाद चूंकि आबादी में वृद्धि होती है, तो जो आबादी में वृद्धि होगी उसके आधार पर नए सिरे से सीटों का निर्धारण किया जाता है और इसी प्रक्रिया को परिसीमन के नाम से जाना जाता है।
अब तक भारत में 4 बार 1952, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन हुआ है। 1952 में जो परिसीमन हुआ 1951 की जनगणना के अनुसार, उसी प्रकार से 1961 की जनगणना के अनुसार, और आखिरी परिसीमन हुआ है 1971 की जनगणना के अनुसार 1973 में। ठीक है, हम लोग आगे भी सेकंड पेज में इसे डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी इतना ही समझिए कि अंतिम बार जो भारत में परिसीमन हुआ है वह 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ है। तो भारत में अभी तक टोटल 4 बार परिसीमन हो चुका है, 52, 63, 73 और 2002 में। ठीक है, अब आइए इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान को हम लोग देखते हैं। तो अगर इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान को देखेंगे तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है। लोकसभा में अलग होते हैं प्रतिनिधित्व और विधानसभा में अलग होते हैं जनप्रतिनिधित्व। तो 2 आर्टिकल इससे संबंधित है। एक आर्टिकल 82 लोकसभा के क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित है और आर्टिकल 170 विधानसभा के क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित है। आर्टिकल 82 में देखें तो इसमें कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद संसद लोकसभा क्षेत्रों की सीमाएं और संख्या नए सिरे से तय करने के लिए परिसीमन अधिनियम को पारित करे। ठीक है, और आर्टिकल 170 में सेम बातें कही गई है, वह सिर्फ विधानसभा सीटों के संदर्भ में बातें कही गई है। तो इन 2 आर्टिकल को आप लोग याद रखेंगे, आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170। ठीक है, परिसीमन के ऊपर डेफिनेशन हमने बता दिया, परिसीमन क्या होती है और परिसीमन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, इसे आपको याद करना है। अब आइए हम लोग मेन बिंदु पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। टीम ISPCS सेंटर के द्वारा 17वीं BPSC मुख्य परीक्षा के लिए RS 999 रुपये में एक नोट्स का पैकेज अवेलेबल कराया जा रहा है। इसके अंतर्गत लगभग 150 के आसपास मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जो मॉडल आंसर का फॉर्मेटिंग यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, उसी फॉर्मेटिंग में आपको मॉडल आंसर वहाँ पर भी अवेलेबल कराया जाएगा। इसमें एसे और DI को छोड़कर जो भी GS का सेक्शन होता है वो सारे सेक्शन इस पर अवेलेबल होंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस टेक, आर्ट कल्चर और फिर IR, करेंट अफेयर, जो भी सेक्शन है GS का, उन सभी सेक्शन का आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 150 जो मॉडल आंसर होंगे वह इसी टाइप के होंगे जो यहाँ पर डिस्कस किया गया है। इसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों टाइप के प्रश्न इसमें समाहित होंगे। अगर आप लोग इसे परचेज करना चाहते हैं, अब कम समय बचा हुआ है रिवीजन के लिए, अगर आप लोग इसे परचेज करना चाहते हैं तो 8375934036 इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप लोग नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो यही नंबर जो है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम हर जगह अवेलेबल है। तो पेमेंट करने के बाद 999 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद यह व्हाट्सएप नंबर भी है और इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दें, आपको नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ पर जो भी यूट्यूब पे डिस्कस किए जा रहे हैं प्रीलिम्स परीक्षा के बाद जो वीडियो डिस्कस किए गए हैं उसका PDF भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे आज हमारा परिसीमन आयोग का PDF है। ठीक है, इसके अलावा जो पूर्व में हमने इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सब जो डिस्कस किया मुख्य परीक्षा के लिए, तो उन सभी का भी PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो 8375934036 पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं या इसी नंबर पर पेमेंट करके इसी नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप देखें तो सामान्यतः प्रत्येक जनगणना के पश्चात लोकसभा एवं विधानसभा सीटों की संख्या एवं सीमाओं का पुनर्निर्धारण आवश्यक है ताकि नई जनगणना के अनुरूप सीटों का न्यायपूर्वक वितरण किया जा सके। अभी तक भारत में क्रमशः 1951, 61 एवं 71 की जनगणना के पश्चात परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। अब यहाँ पे गौर से समझिएगा कि 1971 आखिरी बार जनगणना क्यों है कि 1971 के आधार पे ही अभी तक सीटों का परिसीमन चला आ रहा है। 1976 ईस्वी में 42वें संशोधन के तहत 2001 तक लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों को स्थिर कर दिया गया था। यानी कि 1951 में परिसीमन हुआ, 1951 की जनगणना के आधार पर, फिर 1961 के आधार पर किया गया, फिर 1971 के आधार पे किया गया और इसके बाद फिर 1981 के आधार पे नहीं किया गया बल्कि 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन लाया गया और जिसमें यह कहा गया कि वर्ष 2001 ईस्वी तक जो है अब सीटों का परिसीमन जो है नए सिरे से नहीं किया जाएगा, 1971 के जनगणना के आधार पर ही यह चला आएगा। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? यह ऐसा इसीलिए किया गया कि क्योंकि आप देखेंगे
कि 1971 ईस्वी तक आप देखेंगे तो उत्तर भारतीय राज्य और दक्षिण भारतीय राज्यों के बीच जनसंख्या को लेकर ज़्यादा गैप नहीं देखने को मिल रहा था। तो सीटों को लेकर ज़्यादा विवाद नहीं देखने को मिल रहा था, ज़्यादा अंतर दोनों हिस्से में नहीं विद्यमान थी। लेकिन 1971 के बाद उत्तर भारतीय राज्य में यूपी हो, बिहार हो, इन सभी राज्यों में आबादी जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ता चला गया। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो साउथ के स्टेट हैं, चाहे आप तमिलनाडु को ले लें, केरला को ले लें, इन राज्यों ने परिवार नियोजन को काफ़ी बेहतर तरीके से रखा है, लागू किया और जनसंख्या नियंत्रण यहाँ पर बना रहा। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि जहाँ की आबादी ज़्यादा होगी तो अगर नए सिरे से परिसीमन होगा तो उन राज्यों को ज़्यादा सीटों की प्राप्ति होगी। मान लेते हैं कि अगर 10 लाख पे एक सीट का निर्धारण किया जाता है तो बिहार की आबादी ज़्यादा है, तमिलनाडु की आबादी कम है, केरला की आबादी कम है, तो स्वाभाविक है कि बिहार के हिस्से में ज़्यादा सीटें आएंगी और तमिलनाडु के हिस्से में कम सीटें जाएंगी। तो जो तमिलनाडु में जो क्षेत्रीय दल हैं वो तो इसका विरोध करेंगे ही, क्योंकि उनका मानना है कि हमने जनसंख्या कंट्रोल करके देश की तरक्की में योगदान दिया है और स्वाभाविक है कि हमें इसका दंड नहीं मिलना चाहिए, हमें इसका पुरस्कार मिलना चाहिए। और यही मूल समस्या का जड़ जो है यही कारण है और इसीलिए हाल के दिनों में काफ़ी इसका विरोध बढ़ गया है, क्योंकि अब 2026 आने वाला है। 2026 में जब नए सिरे से जनगणना होगी तो स्वाभाविक है कि बिहार, यूपी जैसे राज्यों की आबादी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप एग्जाम्पल से समझिए, अगर आप जन्म दर को देखें तो NFHS 5 की अगर हम डेटा को देखें तो NFHS 5 की डेटा के अनुसार बिहार का जो जन्म दर है वह 3 है, बिहार का जन्म दर। अगर आप तमिलनाडु को देखेंगे तो 1.4 जन्म दर है, यानी कि वहाँ पर प्रति परिवार अगर आप देखेंगे तो 1.4 लगभग 1 से 2 के बीच में, किसी परिवार के यहाँ 1 बच्चा होता है, किसी परिवार के यहाँ 2 बच्चा। लेकिन बिहार में आप देखेंगे तो यहाँ पे जन्म दर 3 बना हुआ है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ की आबादी ज़्यादा होगी। और तमिलनाडु, केरल और जो छोटे छोटे राज्य हैं, दक्षिणी राज्य हैं, जो डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वहाँ की आबादी कम होगी, तो स्वाभाविक है कि उनका प्रतिनिधित्व भी कमेगा अगर नए सिरे से परिसीमन होगा तो। ठीक है, तो मेन जड़ जो है समस्या की यही बात है। ठीक है, अब आगे आते हैं। 1976 में 42वें संशोधन के तहत 2001 तक लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों को स्थिर कर दिया गया था। पुनः 2001 में इसे 2026 तक के लिए विस्तार दिया गया और उस समय ऐसा माना जा रहा था केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों के द्वारा कि 2026 ईस्वी तक आते आते जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा, तो उत्तर और दक्षिण के बीच जो आबादी को लेकर जो गैप है वह बहुत ज़्यादा गैप नहीं होगी और इसीलिए फिर 2026 में नए सिरे से परिसीमन किया जाएगा। लेकिन अभी तो संख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य हमने प्राप्त किया नहीं, तो स्वाभाविक है कि अगर अभी के फॉर्मूले पर परिसीमन किया जाता है तो जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं उनको निसंदेह नुकसान का सामना करना पड़ेगा सीटों की संख्या के दृष्टिकोण से। हालांकि यह निर्भर करता है कि आने वाले समय में परिसीमन के निर्धारण का फॉर्मूला क्या होता है, तो जब तक परिसीमन आयोग का गठन नहीं किया जाएगा तब तक यह चीजें निकलकर सामने नहीं आएंगी। जनसंख्या पर आधारित परिसीमन को लेकर केरल, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना आदि राज्यों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। विरोध का नेतृत्व मुख्यतः दक्षिणी राज्यों के द्वारा किया जा रहा है। पंजाब भी इस विरोध में शामिल है और आप देखेंगे कि दक्षिणी राज्यों में भी तमिलनाडु काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर मुखर है। इनका तर्क है कि दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण पर सफलता प्राप्त की है, इसीलिए आबादी को लेकर उत्तर व दक्षिण के राज्यों में बड़ा अंतर देखने को मिलता है और अगर जनसंख्या पर आधारित परिसीमन हुआ तो दक्षिण के राज्यों का प्रतिनिधित्व घटने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो यह काफ़ी बड़ा एक आशंका जो है दक्षिण भारतीय राज्यों की है। अब आइए प्रतिनिधित्व के मोर्चे पर किस प्रकार से अंतर देखने को मिल रहा है। अभी आप देखेंगे 1971 ईस्वी में जो सांसद होते थे वह 10 लाख आबादी का प्रतिनिधित्व करते थे प्रति सांसद, और अब संविधान को ही पढ़ेंगे और जो संविधान निर्माण किया गया था, संविधान निर्माण में भी आप देखेंगे कि जो प्रतिनिधित्व वहां पर प्रदान किया गया था तो 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित होते थे। लेकिन अभी आबादी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है 1971 की तुलना में कि प्रति सांसद जो पहले 10 लाख की आबादी का प्रतिनिधित्व करते थे, अब एक सांसद जो है वह 33 लाख की आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यह डेटा इसको संदर्भित करने के लिए काफी प्रामाणिक है। ठीक है, अब आइए अगर 2026 के अनुसार नए आधार पर, नई जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाता है तो अनुमानित सीटों की संख्या क्या होगी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर यूपी की मान लेते हैं कि आबादी
उस समय 1971 में कुछ और थी। अब 50-52 सालों में तो काफ़ी ज़्यादा आबादी बढ़ चुकी है। तो यूपी की जो सीटें होंगी, अभी यूपी में 80 सीट है, तो नए सिरे से जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाएगा तो इसमें 63 सीटों की वृद्धि होगी और 143 सीट होगा यूपी के पास। बिहार के पास 79 सीट होगा, 79, अभी 40 है, 39 की वृद्धि होगी। राजस्थान में भी डबल बढ़ जाएगा, ठीक है। दक्षिणी राज्यों में अगर आप देखें तुलनात्मक रूप से तो यहाँ भी बढ़ेगा, लेकिन इसकी तुलना में कम बढ़ेगा। जैसे तमिलनाडु, अभी जो है तमिलनाडु में 39 सीट है, तो वहाँ पे सिर्फ 10 सीट बढ़कर 49 हो जाएगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों को मिलाकर सिर्फ 12 सीट ही बढ़ पाएगा। और केरल इतना ज़्यादा आबादी को कम कर चुका है, जनसंख्या नियंत्रण को लागू कर चुका है कि वहाँ पर एक भी सीट की वृद्धि नहीं होगी, ठीक है। तो वृद्धि साउथ के स्टेट में भी वृद्धि हो रही है, लेकिन यह वृद्धि नगण्य मानी जाएगी। बताइए, तमिलनाडु 39 से 10 सीट केवल बढ़ेगा और 49 होगा, और बिहार देखिए 40 से सीधे 80 पे आ जाएगा, डबल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यही जो मेन वजह है विरोध करने का। अगर मान लेते हैं कि इस आधार पे नए जनगणना के आधार पे सीटों का परिसीमन होगा और इतने जो है यूपी में 143 सांसद जीतकर आएंगे, और क्या होता है कि उत्तर भारतीय जो राजनीति पे असर पड़िए, सुनिए, प्रश्न पूछा गया है। अगर आप उत्तर भारतीय राज्य को देखेंगे तो उत्तर भारतीय राज्य जो है, जो हिंदी बेल्ट जिसे माना जाता है, वहाँ पर बीजेपी का काफ़ी ज़्यादा प्रभुत्व है। बीजेपी के साथ साथ कुछ क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर ज़्यादा प्रभुत्व देखने को मिलता है। जैसे यूपी और बिहार में देखिए जेडीयू है, आरजेडी है, और फिर आपका बीजेपी है। यूपी में देखिए समाजवादी पार्टी है, बसपा नगण्य हो चुकी है अब, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बीजेपी और क्षेत्रीय दलों का प्रभाव है उत्तर भारतीय राज्यों में। और दक्षिण भारतीय राज्यों में देखेंगे तो बीजेपी का प्रभाव अब थोड़ा बहुत आ चुका है, लेकिन अभी भी किसी भी राज्य में वहाँ पर सरकार में हिस्सेदार नहीं। हाँ, आंध्र प्रदेश में अभी इस बार चुनाव में उसे जीत मिली है, गठबंधन के साथ ही है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि इंडिपेंडेंट रूप से वहाँ पर भाजपा इमर्ज नहीं हो पाई है। तो यही कारण, मेन वजह विरोध का है कि हिंदी बेल्ट में अगर आप देखेंगे तो सीधे सीटें दुगना के आसपास सीटें बढ़ रही है, तो इसका फायदा जो है चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेगा। और स्वाभाविक है कि दक्षिण भारतीय राज्य जो है इसकी तुलना में सीटें बढ़ेंगी, लेकिन इतनी सीटें नहीं बढ़ेंगी कि वे सदन में अपनी आवाज को बुलंद कर सके, जो जनहित के मुद्दे हैं उसे उठा सके। अगर स्वाभाविक है कि अगर इतनी सीटों में अगर वे अपने मुद्दे को उठाएंगे तो जो इस उत्तर भारतीय राज्य के जो प्रतिनिधि होंगे उनकी आवाज को दबा देंगे, ठीक है। तो यह जो डेटा यहाँ पर दर्शाया गया है, यह डेटा काफी महत्वपूर्ण है इस विरोध को समझने के लिए, ठीक है। अब आइए कि आखिर दक्षिण भारतीय राज्यों की आशंकाएं क्या क्या हैं। हालांकि अभी तक हमने ओवरऑल डिस्कस कर लिया है, लेकिन एक पॉइंट के रूप में हम लोग इसे डिस्कस कर लेते हैं। प्रतिनिधित्व में कमी, स्वाभाविक है, अभी हमने ऊपर देखा उत्तर भारत की तुलना में प्रतिनिधित्व में कमी आने की संभावना है। बिहार यूपी में जहां दुगनी सीटें बढ़ेंगी, वहां पे अगर आप देखेंगे तो 2, 4, 5 सीटों की वृद्धि होगी दक्षिण भारतीय राज्यों में, ठीक है। तो प्रतिनिधित्व में कमी आएगी। नीति निर्धारण में प्रभाव, स्वाभाविक है कि उत्तर भारतीय राज्यों में ज़्यादा सीटों की वृद्धि होगी, तो नीति निर्धारण में उत्तर भारतीय राज्यों की भूमिका ज़्यादा देखने को मिलेगी। उत्तर भारतीय राज्यों के दबदबा बढ़ने से दक्षिणी राज्यों की आवाज़ें कमज़ोर हो सकती है। संघवाद पर प्रहार, दक्षिण भारतीय राज्य इसे संघीय ढांचे के खिलाफ मानते हैं, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण की सजा, केवल जनसंख्या पर आधारित परिसीमन दक्षिणी राज्यों के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण में की गई प्रगति की अवहेलना करता है। आप देखिए, भले दक्षिण भारतीय राज्य आज उन्होंने परिवार नियोजन को भी सफलतापूर्वक लागू किया है, पॉपुलेशन कंट्रोल में भी भूमिका काफ़ी ज़्यादा निभाया है, और यही कारण है कि देश की जनसंख्या का केवल 18% होने के बावजूद दक्षिणी राज्य जो हैं देश के GDP में 35% का योगदान देते हैं। बिहार यूपी की आबादी भले ही ज़्यादा हो, लेकिन अभी भी GDP में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जो है दक्षिण भारतीय राज्यों की है। तो केवल जनसंख्या के आधार पर उन राज्यों का कम राजनीतिक प्रतिनिधित्व, कम संसदीय प्रतिनिधित्व और विधानसभा में प्रतिनिधित्व क्या उचित होगा, वर्तमान समय में राजनीतिक विमर्श का यही केंद्र बिंदु बना हुआ है। और आप देखिए, इससे वित्तीय नुकसान को भी सामना करना पड़ेगा दक्षिण भारतीय राज्यों को। इसके अलावा अगर मान लेते हैं कि आपसे मुख्य परीक्षा में केंद्र राज्य संबंध पूछा गया, ठीक है, यह थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, हर टॉपिक किस प्रकार से इंटरलिंक होता है उसे समझिए। अगर मान लेते हैं एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया केंद्र राज्य संबंध में विवाद के मुद्दे कौन कौन से हैं, तो अब विवाद के मुद्दे में नए जो पॉइंट आपको जोड़ देना होगा वह परिसीमन को लेकर, यह नए पॉइंट आप लोग जोड़ कर लिखिए। बहुत कम विद्यार्थी जो हैं इस पॉइंट को लिखेंगे एग्जामिनेशन में, लेकिन आप लोग लिखिए परिसीमन को लेकर विवाद। कैसे विवाद, जो यहाँ पर हमने बताया
एक सेंटेंस में लिख दीजिए कि दक्षिण भारतीय राज्यों के द्वारा जनसंख्या के आधार पर परिसीमन का विरोध किया जा रहा है और यह केंद्र राज्य विवाद की जड़ बन चुकी है वर्तमान समय में। और अभी आप देखेंगे कि तमिलनाडु जैसे 6-7 जो राज्य हैं उनके द्वारा एक मीटिंग भी कॉमन रूप से बुलाई गई थी इसके विरोध में। तो केंद्र राज्य विवाद का एक बहुत बड़ा रूप लेता चला जा रहा है परिसीमन की नियुक्ति। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग वहां पे ऐड करेंगे। इन्हीं आशंकाओं के मद्देनजर चेन्नई में हाल ही में 6 राज्यों के विपक्षी नेताओं की बैठक हुई, जिसमें 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन 25 वर्ष तक बढ़ाए जाने की मांग की गई। उनका कहना है कि जिस प्रकार से 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक किया गया और पुनः 2026 तक बढ़ाकर किया गया, तो अगले 25 साल तक और बढ़ा दिया जाए ताकि अगले 25 वर्ष में हम जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। साथ ही इस बैठक में निष्पक्ष परिसीमन हेतु एक संसदीय कार्रवाई समिति भी गठित की गई उन राज्यों के द्वारा जो कि परिसीमन को लेकर आशंकित हैं और परिसीमन का लगातार विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने प्रश्न का सारा डायमेंशन डिस्कस कर लिया। अब सवाल होता है कि अब आगे क्या 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 अब यहाँ से रास्ता खुल सकता है, कौन कौन से रास्ता यहाँ से निकल सकते हैं, कुछ आपको यहाँ पर सुझाव देना होगा। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण सुझाव है। प्रश्न में नहीं पूछा गया है लेकिन वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, हो सकता है कि एग्जामिनेशन में यहाँ पूछ लिया जाए। ठीक है, अगले 25-30 वर्षों तक पुरानी व्यवस्था को ही यथावत कायम रखा जाए ताकि उस समय तक जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। हालांकि ऐसी स्थिति में कुछ सांसद अन्य की तुलना में अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे, क्योंकि कुछ निर्वाचन क्षेत्र की आबादी लगातार बढ़ते चली जाएगी और कुछ निर्वाचन क्षेत्र की आबादी जो है यथावत रहेगी, जैसे दक्षिण भारतीय राज्य के हो गया। ठीक है, और अब बिहार यूपी में देखेंगे तो यहाँ पॉपुलेशन जिस ग्रोथ से बढ़ रहा है वह तो लगातार बढ़ता चला जाएगा। अभी हमने बताया बिहार का जन्म दर 3 है NFHS 5 की डेटा के अनुसार। ठीक है, और साउथ में आप देखेंगे कहीं 1 है, कहीं 1.5 है, 2 से नीचे है। ठीक है, तो वहां की तुलना में आप देखेंगे तो यहाँ जो बिहार यूपी वाले जो प्रतिनिधि होंगे इसके अंडर में ज़्यादा जनसंख्या आबादी होगी। ठीक है, दूसरा, लोकसभा की सीटों की संख्या को बढ़ा दिया जाए, इससे किसी क्षेत्र में सीटों की संख्या में कटौती किए बिना जनसंख्या को सही प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। तीसरा, कुछ विशेषज्ञ जीडीपी योगदान, साक्षरता दर, गवर्नेंस सक्षमता जैसे कारकों को शामिल करने के समर्थक हैं। हालांकि अगर इसे शामिल किया जाएगा तो जो अभी उत्तर भारतीय राज्य आबादी के आधार पर करने के समर्थक हैं तो उत्तर भारतीय राज्यों के द्वारा इसका भी विरोध किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि साक्षरता दर की बात हो या जीडीपी योगदान की बात हो या गवर्नेंस की बात हो, साउथ के जो स्टेट हैं वो इसमें काफ़ी आगे हैं। तो आबादी और इन सब के बीच एक हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा, आपसी सहमति का निर्धारण करना पड़ेगा और एक सभी राजनीतिक दलों के बीच ऐसा हमें सहमति बनानी होगी कि सभी राजनीतिक दलों की समस्याओं का यहाँ पर निराकरण किया जा सके। तो अब सवाल उठता है कि आखिर आगे क्या, ठीक है, वे फॉरवर्ड आगे क्या क्या उपाय बचते हैं। तो सबसे पहले 2-3 पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सबसे पहले सरकार को चाहिए कि वे आम सहमति बनाने का प्रयास करे। हालांकि गृह मंत्री के द्वारा कहा गया है कि दक्षिण भारतीय राज्यों की हिस्सेदारी में कमी नहीं आएगी। सवाल है कि कमी आए या ना आए, जिस अनुपात में उत्तर भारतीय राज्यों की परिसीमन के आधार पर सीटों में वृद्धि होगी, क्या उसी आधार अनुपात में दक्षिण भारतीय राज्यों की वृद्धि होगी? वृद्धि तो अवश्य हो रही है दक्षिण भारतीय राज्यों की, लेकिन 2, 3, 4, 10 सीटों की वृद्धि हो रही है और उत्तर भारतीय राज्यों में डबल सीटों की सीधे वृद्धि हो जा रही है। ठीक है, तो इन आशंकाओं का समाधान करना पड़ेगा, अन्यथा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि दक्षिण भारतीय राज्यों में इसको लेकर बड़ा आंदोलन तक छिड़ सकता है, क्योंकि इससे उनका राजनीतिक ताकत जो है वह देश के अंदर कमने की संभावना है और सदन में वह काफी पीछे छूट जाएंगे राजनीतिक ताकत के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो हम सहमति बनाने का प्रयास करना होगा। जो सभी राजनीतिक दल हैं वे सभी बैठे, सर्वदलीय बैठक सरकार बुलाए और उनके बीच चर्चा करें कि भाई आप बताइए कि क्या इसका बीच का रास्ता निकाला जाए। ठीक है, इसके अलावा एक संवैधानिक समीक्षा पैनल की स्थापना की जा सकती है और वह जो पैनल होगी वह कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देगी और उसके आधार पर सर्वदलीय बैठक में इसका निर्णय किया जा सकता है। इसके अलावा जनसंख्या के आधार पर जो जनगणना वाली बात है, प्लस में ये जो मैटर है, इन दोनों के बीच एक समन्वय बनाकर इस पर काम किया जा सकता है। निष्कर्षता स्पष्ट है कि परिसीमन वर्तमान समय में एक संवेदनशील मुद्दा है जिसे सुलझाने के लिए समग्र दृष्टिकोण, एक
सर्वव्यापी योजना की आवश्यकता है। सरकार के द्वारा इस परिसीमन को लेकर आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि दक्षिण भारतीय राज्यों में जो भ्रांतियां उत्पन्न हो गई है, जो उनकी आशंकाएं हैं, उनका निराकरण हो सके और लोकतंत्र में वे भी अपना न्यायपूर्ण जो प्रतिनिधित्व है उसको प्राप्त कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार से मॉडल आंसर का जो डिस्कशन है यहाँ पर समाप्त होता है। जो भी हमारे पेड ग्रुप हैं, आंसर राइटिंग का बैच हो या फिर नोट्स जो भी अभ्यर्थी खरीदे हुए हैं, उन सभी को इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर से एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है, अगर आप लोग टीम ISPCS सेंटर के द्वारा तैयार किए गए मॉडल आंसर का जो नोट्स है, इस टाइप का जो यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है, उसे आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो 150 के आसपास मॉडल आंसर आपको 999 रुपये में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसमें GS का जो सारा सेक्शन है उसका आपको इसे प्रोवाइड किया जाएगा। इसे खरीदने के लिए 8375934036 इस नंबर पे आप लोग मैसेज या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। और पेमेंट का भी नंबर यही है, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम अवेलेबल है। प्रशांत कुमार के नाम से अकाउंट है, इसी नंबर पे पेमेंट करके इसी नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दें। 999 रुपये में आपको सारा नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।